नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले और आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार की सियासत में जीतन राम मांझी एक ऐसा नाम है जो 2014 से ही सुर्खियों में है। एनडीए से लेकर महागठबंधन तक का सफर मांझी ने कम समय में ही तय किया है। बिहार में चुनाव जब नजदीक आते हैं तो मांझी अपने फैसले से सबको चौंका देते हैं। एक बार फिर मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एक अहम बैठक करने वाली है और सवाल ये उठ रहे हैं कि मांझी के मन में क्या फिर से कोई नई खिचड़ी पक रही है। मुझे लगता है कि जहां उन्हें उचित सम्मान मिलेगा वहां हो जाएंगे। के साथ पूरी मजबूती के साथ है और आगे भी रहेंगे। संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। कोई ना किसी का परमानेंट दोस्त होता है न दुश्मन होता है। तो देखिए, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की आज एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक जो है वो होने वाली है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये वर्चुअल बैठक जो है कई मायनों में बेहद खास और महत्वपूर्ण हो जाती है। 11 बजे से हम की ये बैठक शुरू होने वाली है। जीतन राम मांझी इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। वहीं पार्टी मजबूती और जन समस्याओं को लेकर बताया जा रहा है कि ये बैठक जो है वो की जा रही है। पार्टी के लिए महत्वपूर्ण ये बैठक इसलिए भी है क्योंकि जानने वाले ये कह रहे हैं कि जब जब इस तरह की बैठक जीतन राम मांझी करते हैं या उनकी अध्यक्षता में होती है तो सियासत जो है वो गर्म हो जाती है। 11 बजे का वक्त है जब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से ये बैठक होने वाली है वर्चुअली। चूंकि कोरोना का काल है, वर्चुअली इस बैठक को बुलाया गया है। अध्यक्षता जीतन राम मांझी खुद करने वाले हैं और जानकार ये कहते हैं कि सिर्फ पार्टी की मजबूती को लेकर ये बैठक खास नहीं है। इसमें पार्टी की स्ट्रेटेजी को लेकर ये बैठक सिर्फ खास नहीं है, बिहार की सियासत के लिहाज से भी जीतन राम मांझी की इस तरह की बैठक जो है वो खास हो जाती है। तो आखिर इस बैठक को लेकर इतनी सियासत क्यों, इससे इतनी गर्माहट क्यों है? देखिए, हाल के दिनों में मांझी की मुलाकात और बयानों ने सियासत में कई सवाल जो हैं उसे खड़े कर दिए हैं। इनमें एक टीका लेने के बाद 23 मई को किया गया मांझी का ट्वीट भी शामिल है, जिसे आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मांझी ने इस ट्वीट में कहा कि वैक्सीन को लेकर दी जा रही सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर क्यों है, इस पर उन्होंने सवाल किया था। उन्होंने कहा कि इस प्रमाण पत्र पर राष्ट्रपति की तस्वीर होनी चाहिए। वहीं 14 मई की तारीख जरा याद कीजिए, जब मांझी की पार्टी जिस सरकार में शामिल है उसी सरकार पर पार्टी ने सवाल खड़े किए, ट्वीट किया और कहा कि बेरोजगार युवाओं को 5000 का बेरोजगारी भत्ता आखिर कब मिलेगा। तारीख दर तारीख मांझी का ट्वीट जो है वो इस सियासत को गरमाता गया। 29 मई को अपने आवास पर वीआईपी अध्यक्ष और नीतीश सरकार में मंत्री मुकेश सहनी से उनकी मुलाकात होती है और इस मुलाकात के मायने निकाले जाने शुरू हो जाते हैं और मायने ये निकलते हैं कि क्या मांझी का मन एक बार फिर से डोल रहा है क्या। तो जीतन राम मांझी आज एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं। 11 बजे से इस बैठक की शुरुआत होगी और इस मीटिंग पर उनके सहयोगी और विरोधियों की भी नजर टिकी हुई है। बीजेपी को जहां यह विश्वास है कि मांझी एनडीए की मजबूती को लेकर चर्चा करते नजर आएंगे, वहीं आरजेडी जो विपक्ष में है, कांग्रेस जो सहयोगी है, उसका यह मानना है कि मांझी का मन अब एनडीए में नहीं लगता और वो जरूर कोई बड़ा फैसला इस बैठक के मद्देनजर करने वाले हैं। ने जीतन बाबू मांझी जी का एनडीए सरकार में मन अब डोल रहा है। सरकार के कई निर्णयों के खिलाफ उन्होंने अपनी राय रखी है बेबाकी से। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। जिस तरह वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री जी का तस्वीर लगा था, तो आदरणीय मांझी जी ने कहा था कि जो कोरोना काल में जिनकी जान गई है, डेथ सर्टिफिकेट पर भी प्रधानमंत्री जी का फोटो होना चाहिए। तो आदरणीय मांझी जी को इस सरकार में तवज्जो मिल नहीं रहा है। बिहार सरकार में शामिल मांझी जी की पार्टी जो आज के डेट में एनडीए का हिस्सा जरूर है, लेकिन जिस तरह से गाहे बगाहे श्री जीतन राम मांझी कई बिंदुओं पर अपनी नाराजगी प्रकट करते हैं, मैं समझता हूँ आज उनके कार्यकारिणी में कुछ ऐसे फैसले एक्सपेक्टेड हैं
जिससे उनके भविष्य की रणनीति को लेकर एक संकेत मिल सकता है। जीतन राम मांझी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वह एनडीए के वरिष्ठ सहयोगी हैं। वो एनडीए की मजबूती के लिए लगातार काम करते रहते हैं। जीतन राम मांझी जी की पार्टी की आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। उस बैठक में एनडीए को मजबूत बनाने के लिए, एनडीए को कैसे धारदार बना सके और जो विरोधी पार्टियां हैं उनको मुंहतोड़ जवाब दे सके, इस पर मुझे लगता है कि जरूर वो कुछ निर्णय लेंगे। और देखिए, इस बीच हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने विपक्ष के तमाम कयासों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि मांझी और नीतीश एक हैं और एक ही रहेंगे। कई लोग पूछ रहे हैं कि बिहार में राजनीतिक खिचड़ी पक रही है। बिहार में कोई राजनीतिक खिचड़ी नहीं पक रही है। अगर हम किसी को मैरिज एनिवर्सरी की बधाई देते हैं, किसी को जन्मदिन की बधाई देते हैं, तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि बिहार की सत्ता डोलने वाली है। बिहार की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के काम पर उन्हें चुना है। ये जनता की चुनी हुई सरकार है और आदरणीय नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि जब तक जिस्म में प्राण है तब तक वो नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे। तो जीतन राम मांझी को लेकर ये संशय वाली स्थिति क्यों बरकरार रहती है? क्योंकि देखिए, जीतन राम मांझी कई बार सियासी पाला बदल चुके हैं। उनके पॉलिटिकल करियर पर एक नजर इस वक्त डालना बेहद जरूरी है। कांग्रेस के साथ राजनीति में एंट्री होती है और देखिए कैसे एक एक करके फिर पार्टियों का बदलना शुरू होता है। 1980 में कांग्रेस के टिकट पर फतेहपुर से उन्होंने चुनाव जीता। ये उनका पॉलिटिकल कैरियर जहां से शुरुआत उनकी हुई। चंद्रशेखर सिंह सरकार में मंत्री बने मांझी। 1990 में जनता दल में जीतन राम मांझी शामिल हो जाते हैं। 1996 की बात करें तो एक बार वो आरजेडी में शामिल और पॉलिटिकल कैरियर देखिए धीरे धीरे उनका किस तरीके से आगे बढ़ता चला गया। 2005 आते आते जेडीयू में जीतन राम मांझी शामिल हो गए। 2015 का साल याद कीजिए, सत्ता संघर्ष में नीतीश के साथ किस तरीके से उनकी स्थिति रही। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, उस दौरान 2015 में पार्टी का गठन उन्होंने किया। 2015 में एनडीए में शामिल होकर विधानसभा चुनाव वो लड़ते हैं। एनडीए का साथ छोड़कर मांझी एक बार फिर से महागठबंधन का हिस्सा हो जाते हैं, उसमें वो शामिल हो जाते हैं। 2019 में महागठबंधन का वो हिस्सा बने रहे और 2020 चुनाव से एन पहले एनडीए में एक बार फिर से जीतन राम मांझी की वापसी हो जाती है। मांझी की ताकत को इस दौरान समझना बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद जरूरी है, क्योंकि यही वजह है कि विपक्षी खेमा भी मांझी को अपने पाले में लाने के लिए बेताब नजर आ रहा है। बिहार में देखिए, अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या की अगर बात की जाए वो 17% है और इस पर सभी पार्टियों की निगाह होती है। 17% में मांझी कम्युनिटी के मतदाताओं की अगर संख्या की बात की जाए, उनके प्रतिनिधित्व की बात की जाए तो 3% इनकी क्षमता है और इस 3% पर जीतन राम मांझी का दबदबा है। और देखिए यहाँ 1% वोटर जो है और सियासत में ये कितनी कारगर होती है, जिसके मद्देनजर सियासी पार्टियां जो है अपनी निगाह ऐसे तमाम शख्स पर रखती हैं। लेकिन कहते हैं कि हर शख्स इंसान की ताकत के साथ उसकी कमजोरी भी होती है। जीतन राम मांझी की कमजोरियों को भी जानना जरूरी हो जाता है। देखिए, सत्ता से मांझी को बेहद प्रेम है, ये सियासी जानकार मानते हैं, राजनीतिक पार्टियां भी इसे मानती हैं कि सत्ता से अलग नहीं रह सकते हैं जीतन राम मांझी। जैसे ही लहर देखते हैं जिस पार्टी का, मांझी का मन जो है उस पार्टी की तरफ डोलने लगता है। सत्ता के लिए विचारधारा से भी समझौता से गुरेज नहीं है जीतन राम मांझी को। और कई बार जिस सियासत की बात की जाती है, उस सियासत में जुबान की बड़ी कीमत होती है, उस जुबान से निकले वक्त बात की बहुत कीमत होती है, लेकिन ये जुबान जीतन राम मांझी की कई बार फिसल चुकी है। और अब बात लॉकडाउन की, तो बिहार में आज से लॉकडाउन 4.0 जो है वो शुरू हो चुका है और आज से लेकर के 8 जून तक लॉकडाउन 4.0 बिहार में इंप्लीमेंटेड है, लागू है। और इस लॉकडाउन में
क्या राहत आपको दी गई है, इस बार आपको क्या रियायत दी गई है, ये जान लीजिए। तो देखिए, दुकान अल्टरनेट डे पर सुबह 6 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक आपकी सहूलियत के मद्देनजर खोलने को रियायत दी गई है। रेस्टोरेंट, होटल, होम डिलीवरी या फिर टेक होम के लिए जरूर खुले रहेंगे। होटल में लोगों को ठहरने की अनुमति होगी। क्या क्या राहत है वो आप तक जानकारी पहुंचाते हुए सरकारी कार्यालय की बात करें, 25% कर्मचारियों के साथ 4 बजे तक जो है संस्थान खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट और होटल में होम डिलीवरी या टेक होम के लिए भी आपके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, उसमें रियायत दी गई है। तो ये तो रही बात रियायतों की कि आपको क्या रियायत इस 4.0 के साथ दी गई आपको सहूलियत देने के लिए। लेकिन इस लॉकडाउन 4.0 में पाबंदियां भी कई हैं, उन पाबंदियों को भी जानना जरूरी है। देखिए, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, सिनेमा हॉल या फिर मॉल हो, स्टेडियम हो, पार्क हो, यहां पर आप नहीं जा सकते हैं। ये अभी भी बंद है। ये पहले की तरह इसका इस्तेमाल अभी भी रोका गया है। निजी दफ्तर पहले की तरह बंद रहेंगे। दुकानदारों को सैनिटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य है। आपको ये तमाम व्यवस्थाएं अपनी दुकान पर रखनी होंगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना आपकी जिम्मेदारी होगी। शादी, विवाह, श्राद्ध और वाहनों के परिचालन पर पहले की तरह जो निर्देश हैं वो अभी भी इस 4.0 में भी लागू हैं। 20 लोगों को ही शादी या फिर श्राद्ध में कहीं पर जाने की अनुमति होगी। सरकारी बसों की बात करें, 50% सीटों पर ही लोगों को बैठाने की अनुमति दी गई है। निजी वाहनों का परिचालन पहले की तरह ही बंद रखा गया है, यानी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ऐसे में लोगों के जहन में ये सवाल भी कि आखिर दुकानों को लेकर के क्या फैसला किया गया है, कौन सी दुकानें खुलेंगी, कब खुलेंगी और कितनी देर के लिए खुलेंगी। तो लॉकडाउन 4.0 में दुकानों को राहत दी गई है, यानी इन दुकानों से रोजगार और इससे जुड़े हुए लोगों को राहत दी गई है। अल्टरनेट डे पर आपको दुकान खोलने की अनुमति इस 4.0 में सरकार ने आपको दी है। दुकानदारों ने इससे लेकर राहत की सांस ली है। सरकार के नियम का पालन करते हुए आज सुबह से दुकानदारों ने दुकान खोलने की तैयारी भी कर ली। देखिए, तस्वीरें भी आपके सामने हैं। नवादा में दुकानों का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अनिल विशाल ने। इस पूरे कोरोना काल के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान व्यवसायी वर्ग के लोगों को हुआ है जो आवश्यक सेवाओं से नहीं जुड़े हुए थे, मगर उन सभी को राहत देने के लिए सरकार ने नया दिशा निर्देश जारी किया है, जिसके तहत दुकानों को अब नए व्यवस्था के तहत खोलने का प्रावधान लाया गया है। नवादा जिला प्रशासन ने भी कल से नया प्रावधान लाया है, जिसके तहत ऑड इवन फॉर्मूले पर दुकानें को खोलने का नियम लागू किया है। नवादा में 2 तारीख से लेकर 8 तारीख तक अलग अलग श्रेणियों की दुकान को खोलने का निर्देश जारी किया है। आप इस वक्त देख सकते हैं शहर में लगभग 1 माह के बाद गैर जरूरी सेवाओं से जुड़े जितने भी दुकान थे उसे खोलने का आदेश मिल चुका है। इस वक्त हम शहर के एक कपड़ा दुकान में हैं, जहां देख सकते हैं कि आज दुकान को ग्राहकों के लिए तैयार किया जा रहा है। आज उन्हें खोलने का समय निर्धारित किया गया है, जिसमें सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक उन्हें सामान बेचने का आदेश दिया गया है, जिसमें आज कपड़ा, बर्तन, सोने चांदी एवं अन्य दुकानें खोलने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान हम एक दुकानदार है, उनसे पूछते हैं, बताइए क्या कुछ कहना है आज के जो आदेश आया है। पूरे 1 महीने के बाद हम लोग की दुकानें खोलने की आदेश दी गई है, जो कि एसेंशियल सर्विस में नहीं थी पहले के गाइडलाइंस के अनुसार, लेकिन इस बार जो खुली है, हम लोग का ईद और लगन का जो भी खरीदारी था जो कि ठप पड़ गया नहीं खुलने के कारण, इसके लिए हम लोग को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। लेकिन कोरोना काल को देखते हुए सरकार के नए नियम के अनुसार हम लोग को काम भी करना है। अब आगे जो भी गाइडलाइंस आएगी उसके अनुसार काम किया जाएगा। अभी क्या है, 1 दिन छोड़ के 1 दिन खोलने की हम लोग की अनुमति दी गई है, जिसका हम लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं और आगे भी की जाएगी। जैसा कि आपने सुना, दुकानदार का यह कहना है कि जो नया आदेश आया है उसका वे लोग स्वागत करते हैं। तो कहीं ना कहीं नए आदेश के बाद दुकानदारों को थोड़ी बहुत राहत मिली है, और जो उन्हें जो घाटा हुआ है इस पूरे कोरोना काल के दौरान, उन्हें उबरने के लिए यह जो नया दिशा निर्देश आया है उन्हें यह काफ़ी मदद पहुँचाएगा, ऐसा इनका मानना है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा।
तो देखिए नवादा की आप तस्वीर देख रहे थे जहां पर दुकानदारों ने राहत के सांस लिए। उन्होंने खुशी जाहिर की है सरकार के इस फैसले के मद्देनजर। चलिए पटना की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। एसपी वर्मा रोड आपको लिए चलते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें खुल गई। करीब 1 महीने के बाद दुकान खुलने से दुकानदार भी बेहद खुश नजर आए और ग्राहक भी। एसपी वर्मा रोड का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी रजनीश कुमार। लॉकडाउन 4 लागू होते ही बिहार का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार एसपी वर्मा रोड आज से गुलजार लगने लगा है। लॉकडाउन 4 में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और ऑटोमोबाइल की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। ऐसे में एसपी वर्मा रोड में देख सकते हैं सभी दुकानें आज से खुल गई है। लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेसरीज हैं या इलेक्ट्रिकल्स आइटम हैं वो देख सकते हैं कि आज से उसकी दुकानें खुल गई है और ग्राहक भी पहुंचने लगे हैं। जरा हम दुकानदार से ही बात कर लेते हैं, क्या लग रहा है कि कितना वक्त हो गया खोले हुए? 1 महीना हो गया। 3 तारीख से हम लोग के बाद बंद हो गया था दुकान, आज से दुकान खुला है तो लग रहा है कि अब ग्राहक आएंगे। 1 महीना का काफी हम लोग को लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है। मेरा एक कैमरा लेना था, यही चलते सुबह आज बुधवार खुला हुआ है या चला है। अच्छा जी हाँ, 1 महीने बाद यहाँ पहुँचे? जी हाँ, 1 महीने बाद यहाँ है। खुद दुकानदार जो है अभी एक्टिव दिख रहे हैं, जागरूक दिख रहे हैं और ग्राहक जो है वो मास्क लगाए, दुकानदार मास्क लगाए इसको लेकर और सैनिटाइज से हाथ धोए। तो निश्चित रूप से ये पूरे जो इंस्ट्रक्शंस आप देख रहे हैं इसका पालन करना है और जिला प्रशासन की टीम जो है लगातार जो मॉनिटरिंग कर रही है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने अलग से टीमें भी गठित की है। स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ साथ जो पुलिस वाले हैं उनकी चौकसी बढ़ा दी गई है ताकि कहीं से भी लापरवाही नहीं हो। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए एक महत्वपूर्ण जानकारी जिसमें सीबीएसई और आईसीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा इस साल रद्द कर दी गई है। जी हां, बोर्ड परीक्षाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई और इस बैठक के मद्देनजर ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा जो है वो हमारी पहली प्राथमिकता है। मंगलवार को पीएम मोदी के साथ हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर 12वीं की परीक्षा रद्द करने की जानकारी दी, जिसमें पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत सरकार ने 12वीं कक्षा की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। व्यापक विचार विमर्श के बाद हमने एक निर्णय लिया है जो छात्रों के अनुकूल है, जो हमारे युवाओं के स्वास्थ्य के साथ साथ भविष्य की भी रक्षा करता है। तो देखिए इस फैसले के बाद स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, क्योंकि अभिभावक बच्चों को लेकर परेशान थे, संशय की स्थिति में थे। उन अभिभावकों को तो जवाब मिल गया, लेकिन बच्चे क्या सोच रहे हैं? हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। रजनीश, कल जैसे ही ये फैसला सामने आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि बैठक हो गई। बैठक में ये फैसला हुआ कि बच्चों के जीवन से बड़ा कोई और कारण नहीं हो सकता है और उन्हें बचाना इस वक्त प्राथमिकता सरकार की भी है, हमारी भी है। बच्चे इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? रजनीश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? तो देखिए जहां हमारे सहयोगी खड़े हैं वहां पर उनके साथ स्टूडेंट्स की मौजूदगी भी है, हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए इस वक्त ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है बच्चों के मन में अब ये शंका कि अगर सारे बच्चों को बिना परीक्षा के आगे प्रमोट कर दिया गया तो कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, क्या आधार होंगे जिनके आधार पर बच्चों का अब एडमिशन उनके मन माफिक, उनके अनुकूल कॉलेजों में होगा। ऐसे में इन सवालों का जवाब आना भी जरूरी है। हमारे सहयोगी रजनीश से मैं जुड़ने की कोशिश कर रही हूं क्योंकि उनके साथ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। क्या ये स्टूडेंट सोच रहे हैं इस वक्त इस फैसले को लेकर के, उनका रिएक्शन क्या है और अब आगे के भविष्य को लेकर बच्चों के मन में किस तरह के सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं? कोरोना को लेकर लगातार ये स्थिति बन रही थी कि बच्चे भी ये जानना चाह रहे थे कि आखिर इसे लेकर कोई एक फैसला हो जाए, संशय से बाहर निकल पाए, कोई डिलेमा वाली सिचुएशंस बच्चों या अभिभावकों के मन में ना हो। वक्त निकल रहा है और ऐसे में क्या सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला जो है वो बच्चों को भी उनके अनुकूल लग रहा है, ये जानना जरूरी है और इसीलिए बच्चों से हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। सहयोगी रजनीश हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, सवाल अब सबके मन में ये कि
बच्चों के अभिभावक इस फैसले को लेकर खुश हैं, लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं? बच्चों को ये फैसला कैसा दिख रहा है? क्या वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ, इस वक्त प्रायोरिटी ये है कि जान की रक्षा की जाए, उसे बचाया जाए और फिर आगे अपने भविष्य को संवारने के मौके और मिलेंगे? रजनीश, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल विभाग, देखिए जिस तरह से पहले 10th की परीक्षा जो है उसको रद्द की गई थी, उसके बाद जो परीक्षार्थी हैं वो तैयारी में थे कि अब जून नहीं तो जुलाई में कम से कम जो 12th की परीक्षा है वो ली जाएगी। लेकिन इस बीच पीएम मोदी ने अहम फैसला लिया है और परीक्षा रद्द कर दी गई है। तो इस वक्त हम केंद्रीय विद्यालय बेरी रोड के स्टूडेंट्स के साथ मौजूद हैं जो खासकर इस बार इम्तिहान की तैयारी में थे। क्या लग रहा है कि आप लोग तैयारी कर रहे थे, अचानक परीक्षा रद्द हुई है? ऐसे तो हमारे हित में ही डिसीजन लिया गया है, लेकिन एक तरह से रिवीजन हम लोग किए थे, घर बैठ के पूरे 2 साल अच्छे से रिवीजन किए थे। अभी जेईई की परीक्षा है, उसके बाद बाकी मेडिकल की है, बहुत सारी चीज़ें करियर को लेकर क्या सोचे हैं? ऐसे तो मेंस दे के कॉलेजेस देखे हैं अभी कुछ, अब मेंस का तैयारी होगा। कोई बाधा तो नहीं आई? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन देखिए क्या होता है। क्या नाम हुआ? त्रिपुरारी कुमार सिंह। क्या लग रहा है कि ऐसे तो परीक्षा मार्च में होनी चाहिए थी 12th की, लेकिन जून भी नहीं, जुलाई भी नहीं, अब तो परीक्षा रद्द। तो डिसीजन तो सही था ये, क्योंकि टाइम नहीं था अब होने का जुलाई से ज़्यादा, फिर हमें भी आगे कॉलेज में लेना रहेगा एडमिशन, इसलिए। क्या नाम? कौश। ये बताइए कि आप लोग भी तैयारी कर रही होंगी, पहले 10th की जब परीक्षा रद्द हुई तो आप लोगों को लगा हुआ सीनियर क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी परीक्षा ली जाएगी, लेकिन सामान्य हालत नहीं हुई। सर, हमने कभी नहीं सोचा था कि 12th की परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। बोर्ड्स को हम लोग बहुत सीरियसली लेते हैं, तो हम लोग को पूरा उम्मीद था कि अगर पोस्टपोन होगा भी तो हमारा एग्जाम होना चाहिए। हमने तैयारी तो की। रजनीश, जरा बच्चों से ये भी पूछिए, ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि क्या अब ये बच्चे अपने कॉलेज के जो चॉइसेस बच्चों की होती है, मार्किंग के आधार पर वो अपने सिलेक्शन करते हैं कि इस कॉलेज में उनका एडमिशन हो जाता, अब उस कॉलेज में एडमिशन के आधार को लेकर कंफ्यूजन वाली स्थिति तो नहीं है? बिल्कुल सही सवाल है विभा। देखिए इसमें कई तरह के संशय बरकरार हैं, क्योंकि जो मेधावी स्टूडेंट हैं, जो ज़्यादा परसेंटेज लाते, नंबर लाते, उनको बेहतर कॉलेज मिलता। अब भी एक सवाल होगा, कैसे आप लोग बेहतर कॉलेज कैसे चुनाव करेंगे? सर, बोर्ड्स के एग्ज़ाम तो चैनल है, और अगर हम लोग स्किप कर रहे हैं तो हम लोग का आगे कंपटीशन बहुत बढ़ने वाला है। तो ये एक तरह से अच्छा डिसीजन नहीं है, लेकिन अगर हम लोग का हेल्थ प्रायोरिटी है तब सही है। तब सही है। क्या कहेंगे? अभी तो कॉलेज चुनाव करने में परेशानी होगी। हाँ, कॉलेज चुनने में परेशानी है क्योंकि कंपटीशन टफ हो गया। जिस बेसिस पे 12th के नंबर्स के बेसिस पे कोई स्टूडेंट कॉलेज चूज करता था, अब वो सब बच्चे उस कंपटीशन में आ चुके हैं। बट अगर एग्ज़ाम होता भी तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से देखा जाए तो एग्ज़ाम के लिए हम लोग रेडी थे। एवरेज की बात आ रही? हाँ, एवरेज स्टूडेंट्स के लिए कंपटीशन टफ हो गया, मैक्सिमम हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक तरीके से अच्छा हुआ, क्योंकि हेल्थ बेसिस पे ये अच्छा डिसीजन नहीं होता। एग्जाम लेना तो बच्चों की सुरक्षा प्रायोरिटी थी और इसी को प्रायोरिटी रखते हुए हम लोग तैयार थे एग्जाम लेने के लिए, क्योंकि हमारे टीचर्स हमारा सिलेबस कंप्लीट भी, और इसीलिए इस मद्देनजर बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए फैसला लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए इस वक्त ये फैसला जो है इसका स्वागत किया जाता हुआ, क्योंकि बात जान की है और वो जान सुरक्षित रहे, इसलिए ये फैसला जो है बच्चों के अभिभावकों के हित में लिया गया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।